हाँ तो साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए समास टॉपिक की बहुत महत्वपूर्ण कक्षा लेके उपस्थित हुआ। इससे पहले हम संधि पे कुछ चर्चाएं कर चुके थे। हालांकि संधि का कुछ पार्ट आपको बताना बाकी था, वो मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा। पर बच्चों का थोड़ा ये था कि सर आप पहले एक समास की क्लास ले आओ। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको समास 0 लेवल से समझाता हुआ चलूँ और हाई लेवल की ओर चलता जाऊँ। जितनी भी आपको दिक्कतें होंगी, जितनी भी समस्याएं हैं, सबका समाधान करता हुआ मैं इस वीडियो में आपके चलता रहूँगा। आप लोग एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझें, बारीकी से सुने और उन पे ध्यान दें, फोकस करें कि ये क्या चल रहा है अपना समास में। शुरू करते हैं आज का अपना ये लेक्चर समास से संबंधित। देखो, सबसे पहले समास की रूपरेखा मैं आपको बताऊं। समास शब्द का अर्थ पहली चीज़ है जो आपको जाननी जरूरी है। समास शब्द का अर्थ होता है समेटना, सामान्य शब्दों में पास लाना या संक्षिप्त करना। तो समास में हम क्या कार्य करेंगे? हम संक्षेपण का कार्य करेंगे, संक्षिप्त करेंगे शब्दों को। समास की परिभाषा दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलान को समास कहते हैं। हमने संधि में इससे अलग परिभाषा का प्रयोग किया। संधि में हमने कहा था कि 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, पर समास में हमारी परिभाषा अलग है। हम यहाँ कह रहे हैं कि 2 शब्द हो सकते हैं, 2 शब्दों से अधिक हो सकते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। एक अन्य चीज होती है हमारी, एक शब्द आता है समासीकरण। समासीकरण क्या होता है? समास बनाने की प्रक्रिया समासीकरण कहलाती है। समास बनाने की प्रक्रिया समासीकरण कहलाती है। फिर एक शब्द आता है समस्त पद या सामासिक पद। समासीकरण की प्रक्रिया से बना हुआ शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। मैं समास के बारे में आपको संक्षेप में एक तरह से आपके दिमाग में फिर वो चीज़ें चलने लग जाएगी, एक रूपरेखा आपके दिमाग में बन जाएगी कि मैं आप सोच रहे होंगे कि कथा क्यों सुना रहे हो, सीधा बोर्ड पे लिखो। तो मैं लिखूंगा, अभी लिख के सारी चीज़ें समझाऊंगा, पर उससे पहले थोड़ा सा कम से कम आपके दिमाग में ये चीज़ें चलती रहेगी हम समास में करने क्या है, हम अध्ययन किस किस चीज़ का करेंगे। तो मैं आपसे कह रहा था कि समस्त पद या सामासिक पद क्या होता है? तो समासीकरण की प्रक्रिया से बना हुआ पद आपका समस्त पद कहलाता है। इसके अलावा फिर एक चीज आती है आपके समास के प्रकार, अर्थात समास के भेद। समास के भेद सामान्यतः 6 भेद होते हैं, पर इन भेद को भी करने के 2 तरीके हैं। एक भेद होता है पद की प्रधानता के आधार पर, और पद की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद माने जाते हैं। फिर एक भेद करने का अन्य तरीका है कि अध्ययन की दृष्टि से समास के कितने भेद? तो अध्ययन की दृष्टि से होते हैं समास के 6 भेद। ये 4 और वो 6 अलग अलग है क्या? नहीं, ये 4 और वो 6 वही है। उन्हीं 4 में 2 और जोड़ दिए जाते हैं और इस प्रकार हमारे भेद कुल कितने हो जाते हैं? 6 भेद हो जाते हैं। तो ये समास से संबंधित थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी है। अब हम पूरे टॉपिक को एकदम लाइन बाय लाइन शुरुआत से पढ़ेंगे और अंत तक पढ़ेंगे। अब पूरे वीडियो को एकदम आराम से देखें, आराम से समझें। तो मैं शुरू करूं आपके लिए समास। देखो जरा, समास। सर्वप्रथम इस शब्द के अर्थ की बात करेंगे। किस शब्द का अर्थ? समास शब्द का अर्थ। इसका अर्थ क्या होगा? अभी अभी मैंने बताया कि समास का जो अर्थ होता है वो होता है पास लाना, और पास लाना को हम समेटना कह सकते हैं। पास लाना। और क्या कहा था मैंने? संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करना, दूर दूर रखे हुए शब्दों को पास ले आना, संक्षिप्त कर लेना, समेट देना, ये सब क्या है हमारा? ये है समास शब्द का अर्थ। एक चीज जो अन्य आपको ध्यान रखनी है यहाँ, वो ये है कि समास शब्द का विलोम क्या होता है? इस शब्द का विलोम होता है व्यास। व्यास का मतलब फैलाना, वापस बिखेर देना, व्यास।
समास का विलोम व्यास है, विलोम। आप ये भी ना समझे कि मैं इनके साथ यहाँ विलोम क्यों बता रहा हूँ, ये चीजें चलती रहेंगी। देखो, कोई भी पर्टिकुलर चीज को ऐसे तोते की तरह रट के बोलना एक अलग चीज है और उससे जुड़ी हुई बातों को बताना एक अलग चीज है, और बताना जरूरी भी है। आपको साथ ही साथ में याद रखना है कि इन चीजों से संबंधित और क्या क्या जानकारियां हैं। समास शब्द पढ़ रहे हैं हम, समास टॉपिक पढ़ रहे हैं। समास का अर्थ आपने देखा, समेटना है, पास लाना है, संक्षिप्त करना है। और इधर मैंने आपको लिखा है कि समास शब्द का विलोम क्या है, तो वो व्यास होता है। क्या होता है? व्यास। अब बात करें किसकी? परिभाषा की। किसकी परिभाषा? समास की परिभाषा। समास की परिभाषा मैंने आपसे बोली थी थोड़ी देर पहले, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। ले, ये बहुत सामान्य सी परिभाषा हो गई। अगर मैं इसको और छोटी परिभाषा के रूप में व्यक्त करूं तो मैं क्या लिखूंगा? आप लोगों को भी ध्यान रखनी है ये बात। पदों का विभक्ति चिन्ह रहित मिलान ही समास हैं। समझिए, बहुत सामान्य बात है, बहुत छोटी बात है, आपको आराम से याद रह जाएगी। हमने नीचे वाली परिभाषा में क्या लिखा कि पदों का विभक्ति चिन्ह रहित मिलान ही क्या है? समास है। पदों का विभक्ति चिन्ह रहित मिलान ही समास है। ये तो रही परिभाषा की बात। अब बात कर लेते समास के भेद की। तो यहां से आगे बढ़ें और समास के भेद की तरफ चलें। लीजिए, समास के भेद। भेद ही प्रकार होते हैं, प्रकार और भेद में कोई अंतर नहीं। समास के भेद। समास के भेद करने के मैंने दो तरीके बताए थे आपको। कितने तरीके? दो तरीके। कौन कौन से? एक तो पद की प्रधानता के आधार पर, पद की प्रधानता के आधार पर। अगर इसकी बात की जाए तो यहां समास के भेद होते हैं चार। पद की प्रधानता पे आधार पे कितने होते हैं? चार भेद होते हैं। दूसरा मैंने कहा था अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से, और अध्ययन की दृष्टि से जो भेद होते हैं उनकी संख्या होती है 6। फिर उसी बात को दोहराऊंगा, ये 4 और ये 6 अलग अलग नहीं है। इन्हीं 4 में 2 और भेद जोड़ के 6 बना लिए जाते हैं। ये जो 2 जोड़े जाते हैं ये भी इन्हीं 4 में से एक समास के उपभेद होते हैं, पर उनका कुनबा बड़ा होने के कारण उनको अलग से रख दिया और फिर टोटल 6 भेद कर दिए। पद की प्रधानता के आधार पर 4 भेद हो गए, अध्ययन की दृष्टि से 6 भेद हो गए। ये समास के भेदों की बात हो गई। अब इन सारे भेदों का एक एक करके अध्ययन करें, उससे पहले कुछ शब्द मैंने आपको बताए थे। जैसे एक बताया था मैंने आपको समासीकरण, उस पर थोड़ा गौर कर लेते हैं। मैंने क्या कहा था आपसे? समासीकरण। इस शब्द के बारे में जान लेते हैं। समासीकरण का अर्थ होता क्या है? बहुत सामान्य बात है। समास बनाने की प्रक्रिया, समास बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समासीकरण।
समास बनाने की प्रक्रिया को समासीकरण कहते हैं। एक अन्य शब्द मैंने जो बोला था वो बोला था सामासिक पद, या फिर इसी को बोल देते हैं समस्त पद। ये क्या है? समासीकरण की प्रक्रिया से बना हुआ शब्द। समासीकरण की प्रक्रिया से बना हुआ शब्द, समासीकरण की प्रक्रिया से बना हुआ शब्द क्या कहलाएगा? सामासिक पद कहलाएगा या समस्त पद कहलाएगा? वापस देखिए एक बार, समास के कितने भेद होते हैं? पद की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं, अध्ययन की दृष्टि से समास के 6 भेद होते हैं। समासीकरण क्या होता है? समास बनाने की प्रक्रिया समासीकरण कहलाती है। सामासिक पद या समस्त पद क्या कहलाता है? समासीकरण की प्रक्रिया से बना हुआ शब्द सामासिक पद या समस्त पद कहलाता है। ये समास से संबंधित मूलभूत जानकारियां थी जो आपको मिलनी आवश्यक थी। अब इसके बाद बात करें समास के भेदों की, और समास के एक एक करके हम 6 भेदों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम मैं इन 4 भेदों के बारे में बताऊंगा कि पद की प्रधानता के आधार पर इनको 4 कैसे रखा गया। तो चले देखते हैं कि ये 4 भेद कौन कौन से हैं जो पद की प्रधानता के आधार पर जाने जाते हैं। पद की प्रधानता वाले, पद की प्रधानता के आधार पर कितने बताए थे मैंने? 4। जी समझिए चारों को। पहला भेद, अब पद की प्रधानता कैसे आएगी इनमें देखना। जिसका पहला पद प्रधान हो। कैसे होता है पहला पद प्रधान? ये भी अभी समझाऊंगा थोड़ी देर। सबसे पहले तो ये समझिए कि जिस समास का पहला पद प्रधान होगा वो समास क्या कहलाएगा? उस समास का नाम होगा हमारा अव्ययी भाव। पहला पद किस समास का प्रधान होता है? अव्ययी भाव का। दूसरा देखें, जिसका दूसरा पद प्रधान हो। जिसका दूसरा पद प्रधान हो और वो समास होता है हमारा तत्पुरुष समास। पहला पद प्रधान किस समास का होगा? अव्ययी भाव का। दूसरा पद प्रधान किसका होता है? तत्पुरुष समास का। अब तीसरे बिंदु पे चलें तो हम कहें कि जिसका तीसरा पद प्रधान हो ना, 2 पदों पे बात निपटा लेते हैं। अब यहां तो बात आती है जिसके दोनों पद प्रधान हो। जिसके दोनों पद प्रधान हो, यानी कि पहला भी प्रधान हो और दूसरा भी प्रधान हो, वह समास होगा हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व को और कैसे लिख सकते हैं? द्वंद्व को और ऐसे लिख सकते हैं। एक ही बात है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। जिसका पहला पद प्रधान अव्ययी भाव है, जिसका दूसरा पद प्रधान तत्पुरुष है, जिसके दोनों पद प्रधान हो वो द्वंद्व है। और चौथा हमारा जो समास आ रहा है जिसके दोनों पद प्रधान न हो, तो फिर कौन सा होगा? इसका तीसरा होगा। जिसके दोनों पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान हो। अन्य पद प्रधान हो, वह समास होगा हमारा, ये लो जी, बहुव्रीहि समास होगा। ये चारों भेद हो गए आपके पद की प्रधानता के आधार पर। पद की प्रधानता के आधार पर मैंने बोला था कि 4 भेद होते हैं। चारों क्रमशः लिखे हुए हैं। जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसको अव्ययी भाव कहते हैं। जिस समास का
दूसरा पद प्रधान हो वो तत्पुरुष समास कहलाता है। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो वो द्वंद्व कहलाता है। जिसके दोनों पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान हो अर्थात तीसरा पद प्रधान हो उसको बहुव्रीहि कहते हैं। कई बार परीक्षाओं में सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये परिभाषा इसकी दे दी जाती है और आपको विकल्प में से एक को चयन करना होता है, एक को चुनना पड़ता है। तो आप यहां से चारों चीजों को याद रखें। पहला पद किसका प्रधान होता है, दूसरा किसका होता है, दोनों किसके होते हैं और दोनों किसके नहीं होते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां से एक चीज समझ में आती है, वो चीज यह है कि पहला पद प्रधान है, इसका मतलब उसमें दूसरा पद भी है कोई ना कोई। दूसरा पद प्रधान है इसका मतलब वो ये हुआ कि उसमें पहला पद भी है कोई। दोनों पद प्रधान है मतलब उसमें दो पद हैं। दोनों पद प्रधान नहीं है इसका मतलब दो पद है तो सही पर वो प्रधान नहीं है, तीसरा पद प्रधान है। एक चीज ये समझ में आती है कि समास होने के लिए कम से कम दो पदों की आवश्यकता तो पड़ती ही पड़ती है। किसी भी एक पद का समास नहीं बनेगा। गौर करने वाली बात है, अकेला पद समास नहीं बनाएगा, कम से कम दो पदों का मिलन समास होगा। ध्यान रहेगा, कम से कम कितने पद होने चाहिए, दो पद होने चाहिए। और ये यहां से सिद्ध होता है, ये चारों ही लाइनें यही कह रही है कि कम से कम उसमें दो पद आ ही रहे हैं। तो पद की प्रधानता के आधार पर आपने चारों समास के नाम देख लिए, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। अब अध्ययन की दृष्टि से बात कर लेते हैं कि अध्ययन की दृष्टि से कौन कौन से भेद हैं। अध्ययन की दृष्टि में हमें कुछ नहीं करना है, चार भेद तो यही याद रखने, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। इनके अलावा दो भेद और जोड़ देंगे तो 4 और 2 6 हो जाएंगे। हम कह भी तो यही रहते कि अध्ययन की दृष्टि से 6 भेद होते हैं। तो लीजिए अब उन 6 भेदों के नाम लिखते हैं। अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से कितने बताए थे? 6। कौन कौन से? 4 तो वही, अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व, चौथा बहुव्रीहि, पांचवा कर्मधारय और छठा द्विगु। ध्यान दे, 4 ऊपर लिखे हुए समासों के बारे में अभी अभी आपने थोड़ा सा तो अध्ययन कर लिया, थोड़ा सा अर्थात आपने उनके बारे में मूलभूत जो बात थी वो जान ली थी कि अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुव्रीहि में दोनों पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होता है। लेकिन कर्मधारय और द्विगु के बारे में अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया है, तो थोड़ा सा मैं यही बता देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। कर्मधारय में विशेषता बताने वाले शब्द आते हैं। कौन से शब्द आते हैं? एक दूसरे की विशेषता बताने वाले, विशेषता बताने वाले। अब मैं यहां केवल इतना लिख रहा हूं कि विशेषता बताने वाले आते हैं, हालांकि वहां तुलनात्मक शब्द भी आते हैं, तुलना एक दूसरे से की जाती है, तो वो शब्द भी वहां आते हैं हमारे किसमें? कर्मधारय में। रही बात द्विगु की, तो द्विगु में क्या आता है? द्विगु में आता है संख्यावाची पद। द्विगु की पहचान क्या है? संख्यावाची पद आता है। इसका एक पद संख्यावाची होता है और समस्त पद समूह का बोध कराता है। लेकिन यहां भी एक छोटी सी दिक्कत है, दिक्कत नहीं कहेंगे उसको। बात दरअसल यह है कि प्रथम पद संख्यावाची होता है, समस्त पद समूह का बोध कराता है, वो हमारा द्विगु समास होता है। किंतु कुछ ऐसे शब्द है जहां प्रथम पद संख्यावाची होता है, समस्त पद समूह का बोध भी कराता है, पर उस शब्द का स्पष्टतः अन्य अर्थ चला जाता है। और अन्य अर्थ हमारा किस में जाता है? बहुव्रीहि समास में। तो संख्यावाची होने के बावजूद भी हम स्पष्टतः अलग अर्थ जाने वाले शब्दों में बहुव्रीहि समास मानेंगे। वहां प्राथमिकता हम किसको देंगे? बहुव्रीहि को। अब विकल्प में ही यदि बहुव्रीहि नहीं दिया हुआ है, स्पष्ट अर्थ भी जा रहा है और विकल्प में बहुव्रीहि नहीं दिया है, तो फिर हम किसको मान लेंगे? द्विगु समास को। फिर वो स्थिति पे निर्भर करता है कि वहां परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार पूछा गया है। ये अध्ययन की दृष्टि से हमारे समास के 6 भेद हो गए। और
अब इन 6 भेदों में हम एक एक करके प्रत्येक भेद का अध्ययन करते हुए चलेंगे उदाहरणों सहित। तो चलिए, पहला भेद आ गया हमारा कौन सा? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव, ए लीजिए हमारा समास अव्ययी भाव। एक चीज तो है जो हम इसके बारे में जानते हैं, वो क्या है? वो है कि इसका पहला पद प्रधान होता है। इसका पहला पद प्रधान होता है। पहला पद प्रधान होता है, यह चीज आप सब जानते हैं, हम पहले ही लिख चुके हैं। दूसरी बात क्या है? इसमें उपसर्ग युक्त शब्द आते हैं। कौन से शब्द आते हैं? उपसर्ग युक्त शब्द। जिन शब्दों में उपसर्ग लगा रहता है वहां भी सामान्यतः अव्ययी भाव समास होता है। इसमें शब्दों की पुनरुक्ति होती है। अव्ययी भाव समास की एक अन्य पहचान क्या है? इसमें शब्दों की क्या होती है? पुनरुक्ति। क्या होती है शब्दों की पुनरुक्ति? एक ही शब्द का 2 बार आना। एक ही शब्द का एक साथ 2 बार आ जाना, वो शब्द की पुनरुक्ति कहलाता है। इसमें एक पद अव्यय आता है। एक पद अव्यय होता है जो कभी कभी समस्त पद को अव्यय बना देता है। एक पद अव्यय होता है, और ये पूरी लाइन आप सुने, कभी कभी वो समस्त पद को भी क्या बना देता है? अव्यय बना देता है। ये पहचान है हमारे किसकी? अव्ययी भाव समास की। क्या क्या पहचान है? पहला पद प्रधान होता है, उपसर्ग युक्त शब्दों में अव्ययी भाव समास होता है, जहां शब्दों की पुनरुक्ति होती है वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। इसका एक पद अव्यय होता है तथा कभी कभी समस्त पद भी अव्यय बन जाता है, वो हमारा अव्ययी भाव समास होता है। लीजिए, ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब समझने वाली चीज क्या है? अब समझने वाली चीज है इसके उदाहरण। किसके उदाहरण? अव्ययी भाव समास के उदाहरण। इसके उदाहरणों को ध्यान में रखें आप। इसके ही नहीं, सभी के उदाहरण आपको ध्यान रखने ही है, क्योंकि परीक्षाओं में ज्यादातर जो प्रश्न आते हैं वो उदाहरणों से ही आते हैं। परीक्षाओं से अब तक न के बराबर प्रश्न, परिभाषाओं से न के बराबर प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। लगभग सारे प्रश्न कहां से आते हैं? उदाहरणों से आते हैं। देखें अब कैसे कैसे उदाहरण हैं जो हमारे अव्ययी भाव समास के होंगे। अति शीघ्र, प्रतिशत, प्रतिवर्ष, आजन्म, आमरण। सबसे पहले हम इन 5 शब्दों के विग्रह देखेंगे, क्योंकि समास पढ़ रहे हैं तो समास में समास का विग्रह करना पड़ेगा। इन शब्दों को अलग करके लिखेंगे तो इनका विग्रह कहलाएगा, और इनका विग्रह क्या होगा यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। अति शीघ्र का मतलब क्या होता है? बहुत शीघ्र, बहुत जल्दी। अति शीघ्र को क्या कह देंगे हम? बहुत जल्दी कह देंगे, बहुत शीघ्र कह देंगे। प्रतिशत, प्रत्येक 100 पर। प्रतिशत का क्या अर्थ होता है? प्रत्येक 100 पर होने वाला। प्रत्येक 100 पर, जब प्रत्येक संख्या को 100 मान लिया जाए तो वही हमारा प्रतिशत निकलता है। प्रतिवर्ष, हर वर्ष, हर वर्ष कह दें या प्रत्येक वर्ष कह दें, एक ही बात। आजन्म, जन्म से ही, जन्म से ही। आमरण, मरने तक। मरने तक। लीजिए, ये हमने 5 उदाहरण इसके देखे, किसके? अव्ययी भाव समास के। परंतु मेरी परंपरा रही है ये, मैंने अपने गुरुजी से भी यही सीखा है, और मैं भी बच्चों को यही सिखाता हूं कि कम उदाहरण ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान में रखेंगे। कम उदाहरण,
कम उदाहरण लिखाने का अर्थ है कि आप चीज़ों को टाल रहे हो। आप या तो पूरी चीज़ें बता नहीं पाते या फिर बताना नहीं चाहते, दो चीज़ें हो सकती है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण बच्चों को देने चाहिए, बताने चाहिए, और आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण सीखने चाहिए। अंततः आपको करने उदाहरण ही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण समझे और सीखें। मैं इसके किसके अव्ययी भाव के ही और उदाहरण लिखा रहा हूँ आपको, और उदाहरण बता रहा हूँ, और देखते हैं कि उनमें कैसे कैसे उनका विग्रह होगा। देखें आप, यथाशीघ्र, यथाशीघ्र, यथोचित, यथाविधि, यथाशक्ति, यावत जीवन, आकंठ, बारंबार, रातों रात, दिनों दिन। चलिए और उदाहरण देखते हैं। सेवार्थ, ज्ञानार्थ, धर्मार्थ, और देखो हाथों हाथ, ध्यानपूर्वक, बलपूर्वक, नदी पार, चंबल पार, और बहुत महत्वपूर्ण शब्द अहरह। ये सारे शब्द आपके अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। क्या क्या है हम देखें जरा, इनका समास विग्रह भी तो करेंगे ना। यथाशीघ्र का समास विग्रह क्या होगा? जितना शीघ्र हो सके, जितना शीघ्र हो सके, यथाशीघ्र। यथोचित, जैसा उचित हो, जैसा उचित हो, यथोचित, जैसा उचित हो। यथाविधि, विधि के अनुसार, विधि के अनुसार, विधि के अनुसार। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। यावत जीवन, संपूर्ण जीवन। यावत जीवन का क्या होगा? संपूर्ण जीवन। आकंठ, कंठ तक, बारंबार, हर बार, रातों रात, रात ही रात में, रात ही रात में, दिनों दिन। अब इसके देखे देख इसको ऐसे मत कर देना दिन ही दिन में, इसका और होगा, इसका होगा दिन के बाद दिन, दिन के बाद दिन। ये दिनों दिन का विग्रह है।
और शब्द कौन से हैं? चलो, सेवा के लिए, सेवार्थ का क्या होगा? सेवा के लिए। ज्ञानार्थ, ज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए। धर्मार्थ, धर्म के लिए, धर्म के लिए। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में। ध्यान पूर्वक, यानी कि ध्यान सहित। अगला क्या है? बलपूर्वक, बल सहित, बल सहित। नदी पार, नदी के पार। चंबल पार, चंबल के पार, चंबल के पार। और अहरह, मैंने कहा इंपॉर्टेंट शब्द है। आप में से कई सारे बच्चे शायद इसके बारे में नहीं जानते हो, या फिर हो सकता है कि वो जानते हो। अहरह शब्द जो है ये अहन धन अहन से बना है। किससे? अहन धन अहन से। मैं इसके बारे में थोड़ा सा इधर लिख रहा हूं। यहां ये दो शब्द अहन धन अहन, शब्दों की पुनरुक्ति वाला मामला सेट है इसमें। अहन धन अहन से शब्द बनता है अहरह, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है दिनों दिन, यानी कि अहन के बाद अहन। अब इसका विग्रह कैसे लिखेंगे? अहन के बाद अहन। अहन का अर्थ क्या होता है? दिन। तो दिन के बाद दिन, ये दिनों दिन, और इसका एक ही मतलब होता है। अहन के बाद अहन, दिन के बाद दिन। अहरह, अहन धन अहन से शब्द बनता है। कभी अलग से समझाऊंगा आपको कि ये अहन धन अहन से अहरह कैसे बन गया। तो ये रहे हमारे किसके? अव्ययी भाव समास के शब्द। और अब किसके पढ़ेंगे हम? अब इसके बाद दूसरा समास पढ़ेंगे। कौन सा? तत्पुरुष समास। तो अब इनको तो आप चाहो तो नोट कर लो, लिख लो, और चाहो तो रहने दो, मर्जी आपकी। मैं अब आपको अगला समास समझाता हूं, तत्पुरुष समास। लीजिए, हमारा अब समास है तत्पुरुष समास। क्या लिखा था इसके बारे में? इसका दूसरा पद प्रधान होता है। इसका दूसरा पद प्रधान होता है। इसका दूसरा पद प्रधान होता है। किसका दूसरा पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास का। अब तत्पुरुष समास में फिर थोड़े आगे बढ़ के बात करें तो इसके 7 उपभेद होते हैं। कितने उपभेद होते हैं? 7 उपभेद होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं जरा उनको भी देख लेते हैं। 7 उपभेद कौन कौन से होते हैं? लुप्त कारक चिन्ह, तत्पुरुष समास। लुप्त कारक चिन्ह, तत्पुरुष समास। एक भेद तो ये रहा किसका? तत्पुरुष समास का। दूसरा भेद मध्य पदलोपी। मध्य पदलोपी तत्पुरुष समास। तीसरा भेद उपपद तत्पुरुष समास। चौथा
अलुक तत्पुरुष समास। पांचवा न तत्पुरुष समास। छठा द्विगु समास। सातवां कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास के 7 उपभेद हो गए। लुप्त कारक चिन्ह, मध्य पद लोपी, उपपद, अलुक, ने, दिगु और कर्मधारय। गौर करने वाली बात यह है कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था, जब हम शुरुआत कर रहे थे, कि पद की प्रधानता के आधार पर तो 4 ही भेद हैं और फिर अध्ययन की दृष्टि से 6 कैसे हो जाते हैं। तो मैंने कहा था कि ये 6 भी ऐसे होते हैं कि जो 2 भेद होते हैं, ये इन्हीं में से किसी एक में से निकलता है जो 4 भेद थे। 4 भेद कौन कौन से थे? अव्ययी भाव था, तत्पुरुष था, द्वंद्व था और बहुव्रीहि था। उनमें कहीं भी 4 भेदों में द्विगु और कर्मधारय दोनों नहीं आए थे। द्विगु और कर्मधारय दोनों तत्पुरुष से ही निकले हैं। ये तत्पुरुष के ही भेद है, लेकिन इनकी विशेषताएं कुछ ज्यादा है, इनके उदाहरणों की संख्या ज्यादा है, इनका परिवार बड़ा है, इनका कुनबा बड़ा है। इस वजह से इनको अलग से अध्ययन करते हैं। किनको? द्विगु और कर्मधारय को। तो द्विगु और कर्मधारय का अलग से अध्ययन करेंगे। यहां तत्पुरुष समास के साथ हम कितने भेदों का अध्ययन करेंगे? केवल 5 का। कितनों का अध्ययन करेंगे? केवल 5 का। फिर 7 का क्यों नहीं? 7 का जरूर करेंगे, लेकिन द्विगु और कर्मधारय को हमने अलग से लिखा है। 4 भेदों के बाद जब 6 भेद की बात करी तो वहां द्विगु और कर्मधारय दोनों समास भी लिखे थे, वहां उनका अध्ययन करेंगे हम। यहां इन 5 का एक एक करके क्रमशः अध्ययन करते हैं। तो तत्पुरुष समास में हमारा जो पहला भेद है वो कौन सा है? लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। देखो, लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास क्या होता है? लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। एक चीज और गौर करने वाली है, तत्पुरुष समास के नाम पर, तत्पुरुष समास के नाम पर अधिकतर जो शिक्षक गण हैं केवल एक भेद को पढ़ाते हैं। कितने भेद को? केवल एक भेद को। कौन से वाले को? इसको, लुप्त कारक चिन्ह वाले को। कैसे? क्योंकि इसके खुद के 6 उपभेद होते हैं। किसके? लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास के। कौन कौन से? आपने वो कारक चिन्ह तो पढ़े होंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से पृथक होने के अर्थ में संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है। कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर बीच के जो 6 कारक चिन्ह हैं, उन 6 कारक चिन्हों का प्रयोग इस समास में होता है और उन्हीं के लोप से जो समास हमारा बना हुआ है वही कौन सा है? लुप्त कारक चिन्ह। यहां कि जहां कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, क्या हो जाता है इसमें? वो खुद परिभाषा ही कह रही है, कारक चिन्हों का लोप हो जाता है इसमें। कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। किस समास में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है? लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। अब इस हिसाब से हम कितने कारक चिन्हों को लेते हैं इसमें? 6 कारक चिन्हों को लेते हैं। कितने लेते हैं? 6। 6 कौन कौन से हैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन इन 6 कारक चिन्हों के नाम पे ही तत्पुरुष समास के 6 भेद करके इन 6 को पढ़ा दिया जाता है। पर आप समझदार हैं, आप होशियार हैं, ये 6 तो केवल एक के उपभेद हैं। किसके? कारक चिन्ह वाले के, लुप्त कारक चिन्ह वाले के। इसके अलावा उपपद अलग है, इसके अलावा मध्य पद लोपी अलग है, आपका अलुक अलग है, आपका नए तत्पुरुष अलग है। अभी आपका जहां तक मुझे याद है, वीडियो जो प्री का एग्जाम हुआ था, वीडियो प्री 2021-22 की वैकेंसी थी शायद, उसमें यह प्रश्न आया था नए तत्पुरुष से संबंधित, कि जहां नकारात्मक व निषेधात्मक पद हो वहां कौन सा समास माना जाता है। तो उसमें पीछे दिया हुआ था नए तत्पुरुष, और नए तत्पुरुष वही होता है नकारात्मक निषेधात्मक वाला। अधिकतर लोग उसको नहीं पढ़ाते।
तो यहां 6 कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं जिनको हम यहां देखते हैं। एक तो कर्ता कारक चिन्ह को नहीं देखते, तो फिर किसको देखते हैं? कर्म को देखते हैं। कर्म और करण, कर्ता ने कर्म को करण। संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। अब इनका क्या करना है? इनके पीछे भी तत्पुरुष समास जोड़ दो। तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। मैंने पहले ही कहा था आपसे कि जीरो से लेकर हायर स्थिति तक मैं आपको ले जाऊंगा। छोटी छोटी चीज बताते हुए बड़ी से बड़ी चीज बताना मेरा लक्ष्य है। तो मैं एक भी चीज छोड़ना नहीं चाहूंगा, आपको हर चीज एकदम क्लियर स्पष्ट आपके दिमाग में रहे। संप्रदान तत्पुरुष। अब बहुत सारे सोच भी रहे होंगे कि सर इतनी माथाफोड़ी करने की क्या जरूरत है, आप तो सीधा सीधा ही बता देते। देखो भाई, सीधा सीधा बताने के लिए तो जमाना ही पड़ा है पूरा, वो बता रहा है, आप वहां से देख लो, समझ लो। अगर आप यहां आए हो, यहां पढ़ रहे हो, तो आपको थोड़ी औरों से ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ेगी, औरों की अपेक्षा आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ। सफलता इतनी आसान नहीं होती बच्चों। तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। और अंतिम कौन सा है अपना? अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास। फिर सुने, हम पढ़ रहे हैं तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हमने पढ़ा कि इसका दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। हमने फिर कहा कि तत्पुरुष समास के 7 उपभेद होते हैं। कितने? ध्यान रखें, 7 उपभेद। 7 उपभेद कौन कौन से? लुप्त कारक चिन्ह, मध्य पद लोपी, उपपद, अलुक, नय, द्विगु और कर्मधारय। ये 7 उपभेदों में हमने कहा कि द्विगु और कर्मधारय का अध्ययन अलग से करेंगे, फिर बचे 5 जिनका यही तत्पुरुष में अध्ययन करेंगे, और उन्हीं 5 में हमारा जो पहला था लुप्त कारक चिन्ह, उसके फिर 6 उपभेद हो गए। यानी कि भेद के भेद, भेद के भेद, भेद के भेद, उपभेद होते जा रहे हैं, टुकड़े के भी टुकड़े, टुकड़े के भी टुकड़े होते जा रहे हैं। तो अब ये टुकड़े यहां आके रुके, हमारे लुप्त कारक चिन्ह के 6 टुकड़े हो गए। कौन कौन से? कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। इन 6 में अब मैं लुप्त कारक चिन्ह समास के अब जो उदाहरण है, उन उदाहरणों को लिखाऊंगा आपको, और उन उदाहरणों में हमें पहचानना है कि ये कौन से वाले लुप्त कारक चिन्ह का है, ये कर्म कारक का है, या ये करण कारक का है, या संप्रदान कारक का है। इसकी पहचान कैसे होगी? इसकी पहचान होगी विग्रह के आधार पे। जब हम समास विग्रह करेंगे शब्द का, तो हमें पता चलेगा कि कौन से वाले में विग्रह करने पर कौन सा कारक चिन्ह आ रहा है। उसी कारक चिन्ह के आधार पर हम उसमें फिर लिखेंगे कि ये कर्म तत्पुरुष है, या करण तत्पुरुष है, या संप्रदान तत्पुरुष है, जो भी होगा। ये सारी चीज आपको याद रखनी है। चलें आगे बढ़े, लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास के उदाहरण देखते हैं। कुछ उदाहरण मैं आपको यहां समझा दूं, और कुछ उदाहरण फिर इसके बाद अगली डिस्प्ले में देखेंगे। देखो इसके उदाहरण किसके? लुप्त कारक चिन्ह के उदाहरण। राजकुमार, राजसभा, सभा पंडित, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, देशभक्ति,
पत्नी प्रेम, देश प्रेम। इन शब्दों को यहां समझ लेते हैं, ये सारे के सारे लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। पर अब हमें इनमें देखना है कि कौन सा वाला इनमें से किसका है, यानी कि कर्म तत्पुरुष का कौन सा है, करण का कौन सा है, संप्रदान कौन सा है, अपादान संबंध और अधिकरण वाला कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां हम जब राजकुमार शब्द लिखें तो राजकुमार का जो समास विग्रह होगा वो होगा राजा का कुमार, राजा का कुमार। अब का जो कारक चिन्ह है वो का किसका कारक चिन्ह है, वो का आपका आता है संबंध का कारक चिन्ह। संबंध कारक पढ़ते हैं, संबंध कारक में क्या आता है, का के की। कर्म कारक में क्या आता है, को, इसमें क्या आता है, को। करण में क्या आता है, से या द्वारा, साधन वाला। संप्रदान में क्या आता है, के लिए, ये इसका कारक चिन्ह होता है। अपादान क्या होता है, ये भी से होता है लेकिन ये अलग होने के अर्थ में होता है। संबंध में कौन आता है, का के की आता है संबंध में, का के की, का के की। और अधिकरण में कौन आता है, मैं आता है, पर आता है। तो अब इनमें से हम शब्दों में देखेंगे कि कारक चिन्ह कौन कौन सा रहा है। राजकुमार का विग्रह क्या होगा, राजा का कुमार, राजा का कुमार। तो राजकुमार में आपका कौन सा हो जाएगा, का, संबंध तत्पुरुष। राजकुमार में आपका संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। राजसभा में क्या होगा, राजा की सभा, की आ गया वापस, की में भी कौन सा आएगा, यही वाला आएगा संबंध तत्पुरुष, यानी कि राजसभा और राजकुमार दोनों में संबंध तत्पुरुष। सभा पंडित, बहुत महत्वपूर्ण शब्द। सभा पंडित का समास विग्रह, सबसे पहली चीज तो ये, सभा पंडित का समास विग्रह होता है सभा में पंडित। सभा में पंडित, में आया तो में किस में आता है, अधिकरण में। तो सभा पंडित शब्द जो है उसमें आपका समास कौन सा होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास सभा पंडित में। राष्ट्रपति का समास विग्रह क्या होगा, राष्ट्र का पति। का किस में आता है, संबंध में आता है, तो इसमें हो जाएगा आपका संबंध तत्पुरुष। मंत्रिमंडल, मंत्रियों का मंडल, मंत्रियों का एक समूह, मंत्रियों का मंडल कहलाएगा आपका मंत्रिमंडल। और का है तो इसका मतलब इसमें भी आपका कौन सा है, संबंध तत्पुरुष समास। मंत्री परिषद, अब इसका विग्रह मंत्रियों की परिषद नहीं होता, मंत्री परिषद का विग्रह होता है मंत्रियों के लिए परिषद। और के लिए जब आ रहा है तो के लिए आता है आपका संप्रदान कारक में। तो मंत्री परिषद में जो आपका समास होगा वो कौन सा होगा, संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। अगला देखें, संप्रदान। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति क्या होती है, देश के लिए भक्ति। पत्नी प्रेम, पत्नी से प्रेम, पत्नी से प्रेम आपका करण तत्पुरुष आएगा। देशभक्ति में कौन सा आएगा, देश के लिए भक्ति, के लिए किस में आता है, संप्रदान में। देशभक्ति में संप्रदान आएगा। पत्नी से प्रेम, इसमें करण तत्पुरुष आएगा। और देश के लिए प्रेम, वापस इसमें संप्रदान तत्पुरुष आएगा। दोनों शब्दों में पीछे प्रेम आ रहा है लेकिन दोनों का विग्रह अलग अलग रूप से होता है। पत्नी के लिए प्रेम नहीं होता, पत्नी से प्रेम होता है। और देश से प्रेम ना करके इसका विग्रह हमें करना है देश के लिए प्रेम। तो पत्नी प्रेम और देश प्रेम ये इसके उदाहरण है, किसके, लुप्त कारक चिन्ह के। लुप्त कारक चिन्ह के हम और उदाहरण लिखेंगे, इनको लिखो आप, तब तक इनको देखो।